शब्बीर ने रावलपिंडी बाप ने चूल्हा जलाया और इस दौरान बेटी बर्तन धोने लगी। एक प्लेट उसके हाथ से फिसलकर टूट गई। कोई बात नहीं बेटा, उठा लो। तुम्हारी माँ होती ना तो खैर, जो अल्लाह का मौजूद। उठाओ, प्लेट उठाओ। अच्छा एक काम करो बेटा, मुझे जरा कप देना। हाँ छन्नी भी दो, जरा छन्नी भी दो। शाबाश। शब्बीर ने देखा कि अनीला का बाप एक तरफ बैठकर नाश्ता कर रहा था। बेटा चाय उसमें रखिए, तुम भी मुंह धो के नाश्ता कर लेना और भाई को भी करा देना, सही है? अब वो शाम में ना जल्दी आएगा। हाँ हाँ बेटा मैं आ जाऊंगा। अच्छा कुंडी लगा लो। 13 साल अनीला की मां का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। अब उसका बाप ही अपने 3 कमसिन बच्चों को पाल रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त अनीला का बाप घर से निकला तो अनीला ने हस्बे मामूल चटखनी लगा ली। बाप कुछ दूर गया तो उसे मोहल्ले के एक शख्स ने आवाज दी जो अनीला के बाप का दोस्त था। अरे अशरफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वह खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? अरे आबिद भाई क्या करें, सेठ ने पैसे काटना शुरू कर दिए, इसलिए सुबह भी जल्दी आना पड़ता है। हाँ यार, वैसे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, ये घर का खाना पीने का सिलसिला कैसे होता है? ये बस आबिद भाई अल्लाह पाक के आसरे पे है। अनीला ही कितनी बड़ी, 13 साल की बिन माँ की बच्ची है, वही छोटे भाइयों को पाल रही है। अरे अशरफ भाई, आपका और हमारा बरसों का साथ है। अनीला से कह देना किसी किस्म का कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बता दे, आखिर वो भी हमारी बच्ची है। जज़ाकल्लाह आबिद भाई, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक है मैं अनीला से कह दूंगा, कोई भी बात हो कोई भी मसला हो आप ही चाचा को बोल दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आबिद भाई मैं चलता हूँ, शाम में मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अनीला का बाप चला गया तो आबिद हुसैन कुछ देर तक सोचता रहा। फिर वो हलवा पूरी की दुकान पर पहुंच गया। शब्बीर ने उसे हलवा पूरी खरीद कर वापस आते देखा। अब वो अनीला के दरवाजे पर था और दस्तक दे रहा था। अनीला ने दस्तक सुनी तो कुछ परेशान सी हो गई। अरे अनीला बेटा, मैं हूँ चाचा तुम्हारा, ये लो नाश्ता ले लो। अनीला ने दरवाजा खोला और आबिद अंकल को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये लो नाश्ता ले लो, तो नाश्ता कर लेना और भाइयों को भी करा देना। जी शुक्रिया चाचा। और हाँ, दरवाजे की कुंडी लगा के रखा करो बेटा। जी ठीक है चाचा। ठीक है। वैसे भाई कर क्या रहे हैं तुम्हारे? सो रहे हो तो चाचा।
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और हाँ, किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो ना तो मुझे आवाज दे लेना, यहीं तो होता हूँ मैं। जी ठीक है चाचा। चलो ठीक है, बंद कर लो। 13 साल अनीला बाप की वापसी तक घर में डरी सहमी रहती थी, जबकि उसके 2 छोटे भाई गली में खेलने कूदने जाया करते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अनीला ने भाइयों को आवाज दी तो वो घर में नहीं थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो दौड़कर दरवाजे से बाहर गई और अपने भाइयों को गली में खेलता देखकर उनके पास पहुंच गई। अब्बू ने मना किया ना तुम लोगों को बाहर खेलने से, चलो अंदर। दादी अभी हम खेलने बाद में आएंगे। नहीं नहीं, खाना खाने खड़े हो, जल्दी चलो अंदर। दोनों भाई बहन से हाथ छुड़ाकर भागने लगे तो अनीला ने दौड़कर उनको पकड़ लिया और घसीटते हुए घर के अंदर ले जाने लगी तो मोहल्ले का रिहायशी 23 साल असद नामी लड़का उसके सामने आ गया। अरे अरे क्या कर रही हो यार, खेलने तो बच्चे हैं, खेलेंगे। नहीं नहीं असद भाई, अब्बू ने मना किया इन लोगों को बाहर खेलने से। बच्चे हैं, अगर खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तुम बताओ। नहीं नहीं असद भाई, इन्होंने खाना खाना है, चलो अंदर। अरे अनीला दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले गई और जल्दी में अंदर से कुंडी लगाना भूल गई। भाई मुंह बेसुरते रहे और फिर अनीला ने उन्हें प्यार से खाना दे दिया। आप ही रोटी बहुत ठंडी है। अरे पहले खा तो लो और तुम भी खाओ। आप ही आपने खाओगे खाना? नहीं मैंने खा लिया। इस दौरान शब्बीर ने देखा कि मोहल्ले का 23 साल लड़का तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मैं हूँ आबिद चाचा, क्या कर रही हो? चाचा भाइयों को खाना खिला रही हूँ। अच्छा अच्छा, दरवाजा तो खोलो। जी आई। ये असद क्यों आया तब तक? मैं भाइयों को डांट रही थी तो वो कहने लगे कि भाइयों को मारा मत किया करो। अच्छा देख बेटा, ऐसे हर किसी को अंदर नहीं आने दिया था। चाचा दरवाजा खुला हुआ था तो अंदर आ गए। अच्छा, अल्लाह तुझे खुश रखे। देख बेटा, कुंडी लगा के रख, ठीक है? और तेरा अब्बा है ना, तो उससे कहना आबिद चाचा याद कर रहा था तुझे। जी मैं भेज दूंगी अब्बा को। भेज देना। अच्छा चलो कुंडी लगाओ। अनीला का बाप किसी हद तक मुतमईन था कि उसका दोस्त आबिद उसके बच्चों का ख्याल रख रहा। एक दिन आबिद घर के बाहर गली में मौजूद था कि अचानक उसकी नजर असद पर पड़ी, जो अनीला के घर से निकल रहा था। आबिद ने असद को आवाज दे दी। अरे भाई असद। जी जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, जब से शादी हुई है तेरी अच्छी कोई नजर ही नहीं आता। सब खैरियत तो है? हाँ बस थोड़ा मसरूफ हूँ चाचा आजकल। हाँ भाई माशाल्लाह, खैर से अब तो तू बीवी वाला भी हो गया है। अब तो खुशनसीब है कि तेरे माँ बाप भी है। और इसे देख अशरफ को यार, इसके तो बेचारी की बीवी भी मर गई और बच्चे भी बहुत छोटे छोटे यार। हाँ बस इसीलिए चाचा कभी कभी आ जाता हूँ, अनीला की खैर भी पूछ लेता हूँ बस। हाँ यार, चलो ठीक है, खैर है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। असद चला गया तो आबिद चाचा खामोशी से अनीला के दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक देने के बजाय वो काफी देर तक कान लगाए खड़ा रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आबिद चाचा वहां से मुड़ा तो सामने अनीला के छोटे भाई खेलते नजर आए।
अरे बेटा इधर आओ। इतनी धूप में तुम लोग क्या कर रहे हो? खाना वाना खाया तुमने या नहीं? नहीं चाचा। अच्छा ऐसा करो, जाओ चाची से जाके बोलो कहना खाना दे वो तुम्हें। जाओ शाबाश, खाना खाओ, जाओ जल्दी जाओ, चाची से कहना दे देगी खाना। बच्चे चले गए तो आबिद चाचा काफी देर तक कहीं ख्यालों में खोया रहा। अनिला की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसका बाप घबरा गया और उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अनीला का बाप घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया तो अनीला शदीद दर्द से तड़प रही थी। अरे अनिला बेटा क्या हुआ? वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? चूरन खाया तूने? जी मैंने खा लिया, उससे भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा तो फिक्र नहीं कर, अभी आता हूँ। शब्बीर ने देखा कि अनीला का बाप घर से निकलकर सीधा अपने दोस्त आबिद के दरवाजे पर पहुंच गया था। अरे कौन है भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? आ रहा हूँ यार। क्या हो गया यार? अरे अशरफ भाई सब खैरियत तो है? वो आबिद भाई, अनिला के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हम घर में कोई औरत तो है नहीं, आप भाभी से पूछो कोई दवाई अगर हो। अल्लाह खैर करे, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारी भाभी से पूछ के आता हूँ, रुक जाओ। ये लो, ये तुम्हारी भाभी कह रही है इसके 2 चमचे पिला दो। इंशाल्लाह अभी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी सेट हो जाएगी। बस घबराना नहीं, मैं यही हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ, शाबाश। अल्लाह खैर। अनिला की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन अनिला का बाप अपनी बेटी को अस्पताल ले गया। बस मैं आ रहा हूँ बेटा। शब्बीर ने देखा कि अनीला के घर पर रक्षा खड़ा था और अनीला का बाप अपनी बेटी को सहारा देकर रक्षे में बिठा रहा था। अभी रक्षा थोड़ी दूर ही गया था तो आबिद ने उसे आवाज दी जो 3 लड़कों के साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा था। अरे अशरफ भाई खैरियत तो है? हाँ वो अनीला की तबीयत बहुत खराब है, उसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ। अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। रक्षा आगे बढ़ गया और शब्बीर ने देखा कि आबिद और उसके साथ खड़े 3 लड़के, जिनमें असद भी शामिल था, खामोशी से इधर उधर हो गए। वो रात अशरफ के लिए कयामत की रात साबित हुई थी। डॉक्टर्स ने अनीला के बाप को बताया था कि उसकी 13 साला बच्ची मां बनने वाली है। इस हौलनाक इंकिशाफ के बाद शब्बीर के कदमों तले जमीन निकल गई थी और मालूम हुआ कि बच्ची को असलहे की नोक पर महल्ले के 3 लड़कों ने 23 साला असद, 20 साला बहादुर अली और 14 साला मोहम्मद याया ने असलहे की नोक पर मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाए रखा। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। अनीला के बाप का 60 साला दोस्त भी इस बेगैरत काम में शरीक था। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि शब्बीर को इत्तला मिली कि 13 साला बेमां की बेटी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चे और मजलूम लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहुंचा दिया गया था। ये है वो गमज़दा बाप जिसका चेहरा और नाम छुपाया जा रहा है। 13 साल 3 महीने की बच्ची है, किसी का माइंड जाता ही नहीं है इस तरफ, न कुछ सोच सकता है। तो बस ये है कि मैं मैदे की दवाई लेके देता रहा बाहर मेडिकल स्टोर से, लेकिन दिन ब दिन कम बढ़ता ही जा रहा था मैदे की तरफ। हम तो मैदे के साथ, जब मेरी छुट्टी हुई है दफ्तर से, वीकेंड जब मेरा आया तो मैं हॉस्पिटल ले गई। मेडिकल स्लिप ने कहते जी आप ऐसे करें गायनी पे ले जाए। एक दफ़ा जब उसने गायनी का नाम लिया मेरा, तो एक दफ़ा ज़मीन पाँव के नीचे से हिल गई। जब अंदर गया उसने तो पहले एक गिलास पानी दिया मुझे कि पानी पियो, थोड़ा सा पानी पिलाया। जब उसने बताया कि ये बच्ची भाई मैरिड है, मैं कहा नहीं ये तो भी मैं मदरसे से ला रहा हूँ, इस बच्ची का, इतनी बच्ची का कौन सोच भी नहीं सकता कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। कहती है ये इसको तो 6 मंथ्स जा रहे हैं। पहले तो मुझे एक दफ़ा चक्कर आए ना, तो मैं तो उधर किस्म को बेहोश हो गया। उन्होंने पानी शानी पिलाया, को दवाई शवाई इधर अल्लाह किया। पूछा कौन कौन है, एक बहादुर का नाम लिया, एक असद का नाम लिया। जो आबद है उसको आबद अंकल कहती रही है। किसी को बताया तो अच्छा नहीं हो गया, किसी फूफी को, मासी को, बेटी को, चाची को, किसी की भी बात नहीं की। आखिर में ये भी कहता हूँ कि
वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ जस्टिस साहब से मेरी पुरजोर अपील है कि मेरे बच्ची के कातलों को, इनको सरेआम ये मिलाद नगर के चौक में इनको लटकाया जाए। मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपने बच्चों की पुरजोर, उनकी हर हाल में उनकी हिफाजत करें। जुल्म और ज्यादती का शिकार बच्ची के बाप की जिस शख्स ने इखलाकी मदद की थी, उसकी जबानी भी इस हिस्से को सुन लीजिए। ऐसे जो किरदार होते हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो भी काम हो सके उसमें हुकूमत का हमें साथ चाहिए और पुलिस का ताउन जरूरी होता है, क्योंकि घर में बैठने से मैं समझता हूँ कि इज्जत हरगिज नहीं होती। इज्जत इस केस को सामने ला के काम करने से होती है। आपने अपने बच्चों को खुद ही अपनी हिफाजत में रखना है, उनको उनकी काउंसलिंग करनी है। खुद ही आप काउंसलर हैं, आप किसी के ऊपर, मोहल्लेदार के ऊपर, कज़न के ऊपर भी इवन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जितने वाक़यात अभी पिंडी के, अगर हम डिवीजन में जो हम डील कर चुके हैं या हमारी नज़र से गुजरे हैं, जो पिंडी पुलिस ने भी डील की हैं, वो सारे रिलेटिव्स ने बच्चों के साथ ज्यादतियाँ की। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि इन्होंने भी बच्ची को देखा है, बाकायदा उसकी रैकी की है कि घर में अकेली होती है और वालिद इसका काफ़ी टाइम तक एक दिन में घर से गायब रहता है, मतलब उसकी रोजी रोटी का मामला। तो उन्होंने उसकी रैकी करके इस बच्ची को टारगेट करके ज्यादती का निशाना बनाया है अपनी मज़मूम मकासद या जो भी अपनी तस्कीन के लिए। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको रोजी रोटी के लिए भी कहीं जाना पड़ता है तो आपने बच्चे का कोई एक मुनासिब इंतज़ाम करना है, किसी की निगरानी में देना है ताकि बच्चे के साथ कोई ऐसा मिसहैप ना हो। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये बच्ची विक्टिमाइज हुई हमसायों से और इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो मुलज़िम हैं मुख्तलिफ एज ब्रैकेट के हैं। सबसे बड़ी उम्र वाला बंदा जो है आबिद नाम का, इसको ये बच्ची अंकल कहती थी और इस मुलज़िम ने भी इसको विक्टिमाइज किया। ट्रेजेडी इसमें ये है कि ये बच्ची जो है, क्योंकि घर में कोई फीमेल एल्डर नहीं है, इसने इस वाक़े को 7-8 महीने तक छुपाया अपने वालिद से और जब ये वाक़या सामने आया तो उसके वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट किया, FIR दर्ज की। चारों मुसलमान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमारे पास ये रिमांड पर रहे 4 से 5 दिन। उसके बाद इनको जुडिशल कर दिया गया है, DNA सैंपल सेलेक्ट कर लिए गए, इसकी रिपोर्ट आ जाती है, पुलिस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और इनको वाकई सजा होती है। शब्बीर के पास इस वहशतनाक और शर्मनाक वाक़े को सुनाने के लिए लफ्ज़ खत्म हो गए हैं। शब्बीर सोचता है कि काश जुल्म का शिकार ये बच्ची इतनी ताकत रखती कि अपने बाप को सब कुछ बता सकती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और मुसलसल जुल्म और ज्यादती झेलती रही। शब्बीर ने वाक़े में मुलव्विस शर्मनाक मुजरिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने बहावल नगर रेलवे क्वार्टर के इलाके में एक मुकीम 24 साला मेहनत कश को देखा है जो रिक्शा चलाकर घर वालों का पेट पाल रहा था। इरफान नामी ये नौजवान इस बात से बेखबर था कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानवरों से बदतर होते हैं। मेहनत कश नौजवान को जब ऐसा ही एक तजुर्बा हुआ तो वो हैरान रह गया। ये इलाके देखिए, सूखे दरख्तों और झाड़ियों के बीच एक बड़ा सा आंगन नुमा घर जहां इरफान रहता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि इरफान का मेहनत कश बाप सर पे लकड़ियों का गट्ठा उठाए घर आ रहा था कि इरफान ने अपने बाप को देख लिया और बढ़कर बाप का बोझ खुद उठा लिया। अब्बा, ला लकड़ी मुझे दे दो। जीता रहे मेरा बेटा। अब्बा, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों बेटा? मैं किस्तों पे रक्षा ले रहा हूँ। बेटा, रक्षा लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अरे यहाँ नहीं, वहाँ रख बेटा, उधर रख। जी अब्बा। बैठे अब्बा। इरफान ने लकड़ियां एक तरफ रखी और पानी लेकर बाप के पास आ गया। जीता रहे बेटा। अब्बा, अम्मा बता रही थी कि उनके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो बोल रही थी मुझे दे देंगी रक्षे के लिए। तेरी माँ बहुत सुघड़ है बेटा, पर है कहाँ, नजर नहीं आ रही। अब्बा यही होंगी, मैं आता हूँ देख के। ठीक है बेटा। इरफान घर से बाहर निकला तो सामने से एक रक्षा आ रहा था। इरफान ने रक्षे को देखकर हाथ हिलाया तो रक्षा उसकी तरफ आने लगा। रक्षा रुका तो उसमें से एक आदमी निकला। ले भाई इरफान, क्या लगी हो? ये तुम्हारा रिक्शा आ गया।
ठीक है, लेकिन यार कोशिश करना किससे टाइम पे दे देना यार, ये मेहरबानी कर देना। हाँ हाँ मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। मैं एक चक्कर लगा के देख लूँ जरा। क्यों नहीं भाई, तेरा रिक्शा है भाई, तू चला। आप बैठे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ। रिक्शे वाला आदमी पीछे बैठ गया और इरफान रिक्शे पर एक चक्कर मारकर अपने दरवाजे पर वापस आ गया। तुम यहीं खड़े हो, मैं जरा अम्मा से पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम लेके आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इरफान अंदर गया तो माँ अपने शौहर को चाय दे रही थी। अरे खुश रहो भाई। अम्मा, अम्मा रिक्शा आ गया मेरा, अब जल्दी से पैसे दे दे। मैं सबके जाऊँ, मैं अभी लाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बेटा जरा हमें भी तो दिखाओ अपना रिक्शा। जी अब्बा, आप अम्मा को लेकर बाहर आए, मैं जा रहा हूँ। बस सही है, मैं आता हूँ। लो भाई बेगम, पहले रिक्शा देखने चल के ये तो ले लो। चले आ जाओ, मुबारक हो आपको। इरफान की माँ ने बेटे को पैसे दिए और बेटे के साथ दरवाजे से बाहर आ गई। आओ अम्मा। अब्बा, ये हैं वो जिनसे मैंने रिक्शा लिया। अब्बा बहुत अच्छा आदमी है ये। जी तेरा बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अम्मा पैसे दें, ये आपके पैसे दो। सही है, मैं छोड़ दूँ आपको आगे तक? नहीं नहीं, मैं बस आगे चले जाऊंगा, थोड़े 2 कदम भी जगह। चलें, ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा अब बेटा, अल्लाह खुश रखे। चलो अम्मा अब्बा बैठो। चलो बेगम बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख लो बच्चे ने रिक्शा ले लिया। वही रिक्शे की शेयर करा दी बच्चे ने हमारे। अम्मा, वाह बेटा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत मजा है। कैसा लगा मेरा रिक्शा? बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत जबरदस्त। अल्लाह नजर बच बताए मेरे बच्चे को। सही अब्बा, मैं रोजी के लिए निकलता हूँ, फिर शाम को आपसे मुलाकात होगी। हाँ बेटा, अल्लाह तुझे अपने इब्जमान में रखे मेरा बच्चा, खुश है। सही अम्मा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो बेगम। इरफान रिक्शा लेकर गांव से बाहर शहर की तरफ निकल गया। एक सुनसान सड़क पर उसने देखा कि 2 लड़कों ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोका हुआ था और एक ने उसके सर पर पिस्तौल तानी हुई थी। ये मंजर देखकर इरफान खौफजदा हो गया और उसने अपना रिक्शा आगे निकाल लिया। थोड़ी देर में उसने शीशे में देखा तो वही आदमी सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था और 2 नौजवान उसकी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे थे। फिर वो मोटरसाइकिल पर सवार डाकू इरफान के रिक्शे से आगे निकल गए। इरफान ने सुकून का सांस लिया। तब तक लुटने वाला आदमी इरफान के रिक्शे तक पहुंच गया था। अरे भाई भाई, वो मेरा भाई छीन के भाग गया, उनके पीछे चलो, जितने पैसे होंगे मैं आपको दूंगा। चलो चलो चलो, उनके पीछे चलो। इरफान ने लुटने वाले आदमी को रिक्शे में बिठाया और इरफान डाकुओं का पीछा करने लगा। पहले ही दिन इरफान को खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने रात दिन रिक्शा चलाकर उसकी तमाम किस्तें भी पूरी कर दी थी और उसके घर में खुशहाली भी आ गई। एक दिन इरफान घर से दूर सवारी का इंतजार कर रहा था कि एक लड़के ने उसे मुखातिब किया। हाँ भाई, तो रिक्शा तुम्हारा है? जी भाई मेरा है। क्यों, खैरियत? नहीं नहीं, बड़ा चमकता हुआ लग रहा है वैसे यार। हाँ यार, रोजी इसी से कमाता हूँ, तो इसको नहीं चमका के रखूंगा क्या? अच्छा, कितने का होगा वैसे ये? 1.5 लाख का पड़ गया मुझे। क्यों, खरीदना है आपको क्या? नहीं नहीं, खरीदना तो नहीं है। चले, चलता हूँ मैं फिर। वो अजनबी लड़का चला गया तो इरफान सोच में पड़ गया
कि आखिर वो अजनबी उससे इतने सवाल क्यों कर रहा था। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि एक वीराने में झाड़ियों के दरमियान एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और एक लड़का जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि वही लड़का जो इरफान से सवालात कर रहा था वहां पहुंच गया। तो भाई कहाँ रह गया तू? उसको ठिकाने लगाने के नहीं? तू तो कह रहा तू खोल लेगा उसको? भाई मैं इतनी पंचायत में नहीं पड़ता, उसको तो हम ऐसे ही भेज देंगे। अच्छा अगर पकड़े गए फिर? एक भाई मेरी बात सुन, जो हम काम कर रहे हैं ना उसमें जेल आना जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बात सुन, इस चप्पू सा लड़का है, रक्षा चलाता है, दिखने में रक्षा तो बहुत अच्छा लग रहा है, 1-1.5 लाख का तो आराम से होगा। क्या बोलता है, करें कुछ? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। एक भाई मेरी बात सुन, जो हम काम कर रहे हैं ना उसमें जेल आना जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बात सुन, इस चप्पू सा लड़का है, रक्षा चलाता है, दिखने में रक्षा तो बहुत अच्छा लग रहा है, 1-1.5 लाख का तो आराम से होगा। क्या बोलता है, करें कुछ? चल ठीक है, सोचते हैं, एक दिन देख ले, रेकी करते हैं उसकी, कहाँ आता है कहाँ जाता है। उसकी टेंशन मत ले, वो सब मैं संभाल लूंगा। चल ठीक, चल अब। इलाके के 2 उचक्के और बदमाश इरफान का रिक्शा छीनने का मंसूबा बना रहे थे और इरफान इस सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर था। इरफान की मां अपने बेटे की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी। एक दिन इरफान रक्षा चलाकर घर लौटा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अम्मा खाना क्या बनाया, बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा मैंने सब्जी बनाई है, तू बैठ में गरम गरम रोटी बना के आता। अरे सब्जी से याद आया, सब्जी का सामान तो मैं रक्षा में ही भूला है। इतना बड़ा हो गया लेकिन भुलक्कड़ का भुलक्कड़ है। अरे हाँ सुन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और तेरे अब्बा को भी बहुत पसंद है। देख लड़की, लड़की तो बहुत प्यारी है अम्मा। और अम्मा आप और अब्बा का फैसला है, मैं कभी बोल सकता हूँ आपके बीच में, आप जैसे बोले। चल ठीक है। माँ ने इरफान को तस्वीर लाकर दिखाई तो वो जैसे कहीं ख्यालों में खो गया। घर में इरफान की शादी की तैयारियां चल रही थी और इरफान सुबह शाम रिक्शा चला रहा था। एक दिन इरफान रक्षा लेकर निकला तो एक नौजवान ने हाथ के इशारे से रक्षा रोक लिया। रक्षा रुका तो नौजवान कोई बात किए बगैर रक्षे में सवार हो गया। अरे चलो भाई, रक्षा चलाओ, चलो 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 चलो। यार भाई जाना कहाँ है? अरे यहीं थोड़ा सा आगे जाना है, आप चलो यार। भाईजान जाना कहाँ है ये तो बता दो। यार जगह का नाम मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा आगे बस जाना है, आप चलो तो सही। इरफान ने हैरानी से पलट कर देखा और फिर रक्षा चलाने लगा। इस दौरान पीछे बैठा हुआ नौजवान हिदायत देता रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है यार। हाँ देखा होगा कहीं ना कहीं, आप चलो तो सही, रक्षा चलाओ आप यार। पर कहाँ देखा है मैंने आपको? ये वही नौजवान था जिसे इरफान ने एक बार मोटरसाइकिल छीनते देखा था, लेकिन उस वक्त वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। फिर उसकी याददाश्त में मोटरसाइकिल छीनने का पूरा वाकया किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अभी ये बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि नौजवान का एक साथी पीछे से मोटरसाइकिल पर आ गया। तो भाई कहाँ रह जाता है तू? अबे इतना मर के रक्षा चला रहे हैं, मैं क्या करता? तो चल भाई आगे उतारी, कुछ आवाज, साइड में लगा गाड़ी। अब नौजवान का साथी रक्षे के साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहा था। फिर मोटरसाइकिल एक वीराने में मुड़ी तो रक्षा भी मुड़ गया और फिर रक्षा रुकवा लिया गया। रक्षा रुकते ही नौजवान ने छुरी निकाली। साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में लगा, तो क्या रोक दो? साइड में लगा।
बाहर आ, चल बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। भाई वो क्या कुछ भी निकाल तेरी जेब में जो भी है जेब से निकाल फटाफट, निकाल निकाल जल्दी निकाल। पर भाई मैं वाली जेब में क्या, वाली जेब में क्या? भाई मैंने किया क्या? जान से मार दूंगा, दिमाग में खराब कर, निकाल। भाई इसमें कुछ भी नहीं है। चलो रस्सी से बांध इसको, रस्सी से बांध इसको। बैठ इधर, बैठ नीचे बैठ, बांध हाथ बांध, हाथ बांध। भाई मैंने किया क्या? चुप कर, चुप कर। तू आगे पीछे देख, सीधा बैठ। वो देख जेब चेक कर इसकी। जेब में क्या तेरी? कुछ भी नहीं है भाई, भाई कुछ भी नहीं है। गाड़ी में क्या है? भाई भाई अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इरफान को अगवा करके उससे नकदी और मोबाइल छीन लिया गया था। इसके बाद इरफान के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बयान है, जो इरफान की जबानी खुद ही सुन लीजिए। तो उस बाद मैंने ठुड्डे भी मारे ने, काफ़ी मारे मार के मैनू खूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। उधर उन्होंने मेरे रिक्शे के अंदर बाल्टी पई सी, उन्होंने पूरता, मैंने पूर के सारा पूर के लत्तां रह गई सी, सिर्फ मेरिया लत्तां ते मिट्टी पान लगे सी, तो मैं निकल आया बाहर खड्डे के अंदरों। मेरा साह बंद होया सी। उधरों मैं भज्या तो उन्होंने पीछे मैनू कहंदे रुक जा, फायर मार देंगे। मैं कहा मार दो तुसा फायर। मैं उधरों भज्या, उन्होंने तीन फायर मारे ने, लेकिन मेरे लगे नहीं। मैनू होटल से तकरीबन इधरों 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होटल हैगा सी, उन्नी दूर मैं भज्या फसलों के अंदरों। उधर तक गया मैं, उत्थे उन्होंने 1-2 आदमी सुते पे सन, लेकिन मैं उन्होंने उठाया, उन्होंने मेरी मदद की है। उन्होंने मैं सारा वाकया इशारे करके दसिया, लेकिन मेरे को बोला नहीं जा रहा था। इरफान की जान बच गई थी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। जो 15 पर इतला मिलने पर मौका पर पहुंचकर रिक्शा ड्राइवर को जख्मी हालत में बजरिया 1122 मजरूर को अस्पताल पहुंचाने की वजह से उसकी जान बच गई। नामालूम मुल्ज़िमान की तलाश शुरू की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उधर बहावल नगर में गरीब रिक्शा ड्राइवर को शदीद जख्मी करके उससे रक्षा, नकदी और मोबाइल छीन लिया गया था। शब्बीर ने बहावल नगर में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की अपील की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021